बहुत सारे नंबर है ये, राइट। तो हम करेंगे 1 वीक 1 यूनिट चैलेंज, उसके बाद आके नेक्स्ट ईयर से करेंगे। तो जनवरी बहुत हैपनिंग होगा, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी चलेगी तो मजा बहुत आता है उसमें, राइट। और साथ साथ हम रिवाइज करते जाएंगे। सो विल जितना हमने 11th किया है ना, बहुत अच्छे से टिप्स पे हो जाएगी 11th। इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे पूरी जनवरी के एंड तक। विल ट्राई कि ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म हो जाए, ताकि जब आप अपना फरवरी में बोर्ड्स की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे तब तक आपकी एक पूरा पार्ट 11 का जूलॉजी खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है, काफी सारी यूनिट होती है ना ये, तो इसका काफी इम्पैक्ट रहता है, आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, यो मैम। चलो तो पहले काम करते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को जो हम कल कर रहे थे। उसके बाद हम लोग बना लेते हैं अपना प्लान कि आने वाले हफ्ते में आपको कैसे करना है। ओके, ठीक है जी। यो मैम। ये बेटा, तो हम लोग कल Yes, कर रहे ma'am. थे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली चीज हमने कल करी थी। ओके, सो ये वाला डायग्राम हमने कर लिया था, डिफ्यूजन होती है। तो जब हम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, हम लोगों ने ये सीखा था कि हमने कुछ इफेक्ट्स करे थे, जैसे कि बोहर इफेक्ट और जैसे हमारा हेल्डन इफेक्ट। तो बेटा बोहर इफेक्ट क्या होता है, कौन बताएगा? एक बच्चा फटाफट बता दो, बता बेटा। हरीश यो मैम। बता। मैम हीमोग्लोबिन और जो ऑक्सीजन होते हैं वो डिटैच होते हैं आपस में, जब सेल में पीसीओ2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाए, एच पॉजिटिव इंक्रीज हो जाए और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। यस, वेरी गुड। और हेल्डन इफेक्ट? मैम इसमें हीमोग्लोबिन और O2 अटैच होते हैं आपस में, जब ये तीनों डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो मित्र को हेल्डन इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? एल्वुलाई के पास मिलेगा या फिर तेरे को ये टिश्यूज के पास मिलेगा? मैम कौन सा? हेल्डन मैम एल्वेओलाई। एल्वुलाई के पास मिलेगा, शाबाश, मतलब क्लियर है तुझे, राइट। तो अब ये जो ग्राफ होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन का, ये किस तरफ शिफ्ट होगा इन द केस ऑफ हेल्डन इफेक्ट? मैम लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, दिस इज, या ये वाला लेफ्ट है? मैम पहले वाला। हाँ, लेफ्ट वाला लेफ्ट है। गुड यार, बढ़िया। तू रिवाइज करके आया, क्लास का याद है? क्लास का याद? पहले पढ़ा है तूने ये सब? नो मैम। तो क्लास से याद है? नहीं मैम, अभी नोट्स बनाए थोड़ी देर पहले मैंने ना। अच्छा अच्छा, अरे ये तो रजनीकांत हो गए भाई को तुम सब कुछ याद है, क्या बात है यो मैम। ठीक है, किसी और को याद नहीं, मैं तो इसमें बहुत हैरान हूँ, इसको याद है अच्छा चल, लगे हाथ जब इतना बता ही रहा है तो फिर हर्ष तू बता दे कि जो आरबीसी है, आरबीसी के रिस्पेक्ट में अपा ने पढ़ा था क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट बता दे क्या हुआ था? जब HCO3 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो बाहर चला जाता है और उसकी जगह Cl नेगेटिव आ जाता है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। उसको क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर फिनोमिना कहते हैं। क्या? अच्छा, अरे अरे अरे, तूने रिवाइज किया था? टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला, तुमको तुम करके यार बैठे हुए हो रट के, बहुत बढ़िया। तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अगर तुमको क्लास का आराम से पिक हो रहा है तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गई है। तो चलो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं था कल तो उसका दिमाग तो घूम गया होगा ये देख के ये क्या हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हमने कुछ नहीं किया था, एक सेकंड, हाइड्रोजन एंड यहाँ से ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट में हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, हमने सिंपली इस डायग्राम में बात करी थी। 3 केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कहाँ पर और कहाँ पर। तो हम बात कर रहे थे टिश्यू की। टिश्यू के केस में एक नॉर्मल कंडीशन में टिश्यू में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा? CO2। CO2 है ना। और आरबीसी में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा? ओ, ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन की ज्यादा। तो हम इसके बीच में लेन देन बता रहे थे। तो 3 रिएक्शन होंगे। पहले कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट रिएक्शन में अंदर आएगी, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को पास में देखेगी, इनको हट जाओ, तोड़ देगी, और जाके खुद कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाती है। कार्बोक्सी, क्या क्या था ये? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया ए रिएक्शन में। सेकंड रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन आपस में मिले हुए हैं, बी और सी रिएक्शन। पहले बी होगा फिर सी होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई, उसने देखा आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन तो छोड़ यार, इसके पास पानी भी है, चलो पानी पीते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ कंबाइन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, और H2CO3 में चेंज होती है। ये स्टेबल नहीं है। H2CO3 जो है इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहती है, रुक जा तेरे को नहीं जीने दूंगी। इसको भी ये कन्वर्ट कर देती है SCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव। क्वेश्चन था कि हुआ क्यों, क्या जरूरत थी इसकी? जरूरत ये थी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम चाहते हैं कि टिश्यू से निकाल के ब्लड के थ्रू
लंग्स तक ले जाए, मेरे पैरों में जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हुई है सेल्स के अंदर, उसको मुझे लंग्स तक लेकर आना है। तो मैं कैसे लेके आऊँ? हीमोग्लोबिन के साथ तो मुंह चढ़ा रहा है, 20 से 25% ही अटैच होता है, बाकी अटैच नहीं होता। तो मैं इसको धक्के मार के प्लाज्मा में निकालना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सिर्फ फंसाना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फंसाने के लिए वाटर उसके साथ रिएक्ट करता है और उसको HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। HCO3 नेगेटिव की अपनी कहानी है, H पॉजिटिव की अपनी कहानी है। H पॉजिटिव अगर आरबीसी के अंदर बढ़ता चला जाएगा तो पीएच कैसा गिरता जाएगा या बढ़ता जाएगा? आरबीसी का गिरता जाएगा। गिरता जाएगा ना। जितना H पॉजिटिव उतना इन्वायरमेंट कैसा होता है? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। एसिडिक, हाँ। तो ये नहीं होने चाहिए। तो इस चीज से बचाने के लिए रक्षक कौन आता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहता है मेरे को ऑक्सीजन ज्यादा प्यारी है हाइड्रोजन आयन से, लेकिन अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा बढ़ गया ना तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एसिडिक हो जाएगा ना आरबीसी, वो तो गलत हो गया। तो हीमोग्लोबिन खुद को सेक्रीफाइस करता है, वो ऑक्सीजन का हाथ छोड़ता है और खुद जाके H पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, इसलिए हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं बफर है इस रिएक्शन में वो, क्योंकि वो पीएच मेंटेन करने में मदद कर रहा है। बफर इज समथिंग जो मीडियम को न्यूट्रलाइज करके रखे। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब बचा हमारे पास क्या? HCO3। तो कार्बन डाइऑक्साइड HCO3 की फॉर्म में प्रेजेंट है ना, दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, CO2 का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है। तो बाइकार्बोनेट आयन अंदर नहीं रहता, ये बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही ये आरबीसी से बाहर निकलता है, अब सारा अगर देखो कोई भी सेल है ना, तो सेल की एक नेचर होती है कि कोई भी एक नॉर्मल सेल है उसका एक नेचर है, ऑस्मोलैरिटी वो मेंटेन करता है। कैसे? एनी सेल, चाहे मेरे स्किन का सेल है, चाहे वो मेरे न्यूरॉन तक है, हर सेल की एक नेचर है कि अंदर की तरफ ज्यादा आयंस आपको मिलते हैं पोटेशियम, और बाहर की तरफ आपको ज्यादा आयन मिलते हैं सोडियम। ये बेसिक कॉन्सेंट्रेशन है। नेगेटिविटी ज्यादा कहाँ होती है? अंदर की तरफ मोर नेगेटिव होता है। अब देखो तुम बोलोगे मैम दोनों तरफ तो पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव क्यों है अंदर? पोटेशियम आयन बेशक अंदर है, लेकिन उसके अलावा भी सेल के अंदर नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आउटसाइड। ये बात पता थी? नो। ठीक है, तो अब याद रहेगी। ये ये हमें न्यूरल नर्वस सिस्टम में बहुत मदद करेगी। तो अभी के लिए इतना याद कर लो कि सेल के अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा है, सेल के बाहर हमेशा सोडियम आयन ज्यादा है। तो अगर तुम ओवरऑल एक सेल हो, तुम्हारे अंदर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर सोडियम है, तो तुम कुछ भी सेल से बाहर धक्के मार के निकालोगे, वो किसके साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा? सोडियम। हाँ। तो SCO3 को जैसे सोडियम दिखता है, सोडियम कहता है आजा भाई, मैं तो पहली बार था, आजा दोस्ती करते हैं। सोडियम इसके साथ चिपक जाता है, तो क्या बन जाता है? NaHCO3। समझ आया? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सेम चीज मैं यहाँ दिखा रही हूँ। क्या हुआ? जब बाइकार्बोनेट आयन था वो बाहर निकल गया, अब बाहर निकलता चला गया। अब सोचो अगर ये नेगेटिव चार्ज बाहर निकलता चला जाएगा तो अंदर ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? तो भाई फिर पीएच कैसा हो जाएगा सेल का? एसिडिक। मतलब लिखवाओगे हैं? अबे ओ, पहले एक बार किया था मैं तुम्हारे साथ ऐसा कि मैंने कहा था H पॉजिटिव अंदर इकट्ठा हो रहा है, तो पीएच कैसा हो रहा होगा? एसिडिक। एसिडिक। डिक्रीज हो रहा होगा पीएच या इंक्रीज? डिक्रीज। हाँ भाई। अब सेकंड केस में क्या बोल रही हूँ मैं, यही आरबीसी है, ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर HCO3 नेगेटिव जो था वो बाहर निकलता जा रहा है। तो अगर तुम बाहर ज्यादा नेगेटिव भेजोगे तो अंदर कंडीशन हो जाएगी ज्यादा पॉजिटिव, है ना? पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे तो भी पीएच खराब हो गया, खराब हो गई, ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब हुई। तो अगर अब ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब होगी तो हम अंदर से एक और आयन डाल देते हैं, ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब नहीं होने देते, और अंदर आयन डाल देते हैं हम क्लोरीन। तो मतलब एक SCO3 नेगेटिव निकलता है तो एक क्लोरीन अंदर चला जाता है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है। ये बात समझ आई? और एक क्लोरीन के अंदर जाने को हैम्बर्गर शिफ्ट या क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये तीन रिएक्शन समझ आए सबको? अच्छा, ये देखो बाइकार्बोनेट आयन का रिएक्शन यहाँ लिखा है CO3 प्लस सोडियम, तो NaHCO3 प्लाज्मा में घुल के अब ये मेरी बॉडी में मेरे पैरों से मेरे लंग्स तक NaHCO3 की फॉर्म में जाएगा। जिसने रिएक्शन नहीं लिखे फटाफट लिखो, ये है 1 मिनट लिखो, क्योंकि जो मुझे अगला बताना है उसके लिए मुझे ये रिएक्शन चाहिए तुमसे, हो नहीं पाएगा अगला क्वेश्चन। लिखो लिखो लिखो।
1 मिनट। डन। बढ़िया बढ़िया। चल अब देखो, जो बात मैंने तुमको पीछे बोली वही बात यहाँ लिखी है। इसको लिखने से पहले हम लोग आते हैं एल्वुलाई पे। तो जो एल्वुलाई है वो आप ऐसी कुछ बनाते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यार इसकी लाइट कितनी कम हो गई। जो एल्वुलाई हम बनाते थे कुछ इस तरीके से बनाते थे ना, वैसे ही बना लेते हैं। ये रही मेरी एल्वुलाई, बल्ब जैसी होगी है, ठीक है। ये रही एल्वुलाई और ये हमारा ब्लड कैपिलरी हो गया। ध्यान से देखना, ब्लड कैपिलरी है, ये होगी हमारी ब्लड कैपिलरी। उसके अंदर ये हो रही है मेरी आरबीसी, ब्लू से बना रही हूँ, दिस इज आरबीसी। तो मेरे को बताओ, मैं क्या चाहती हूँ कि ब्लड कैपिलरी में प्लाज्मा भी है, आरबीसी भी है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि एल्वुलाई की तरफ क्या जाए? आरबीसी। आरबीसी। एल्वुलाई की तरफ आरबीसी एंटर कर जाए। ब्लड डालना चाहते हो तुम अपने लंग्स के अंदर? पागल हो गए? एल्वुलाई के पास ब्लड कैपिलरीज है, तो तुम क्या चाहते हो कि एल्वुलाई की तरफ किसकी मूवमेंट हो जाए? कौन सी गैस की? CO2। CO2। हाँ, तुम CO2 को डालना चाहते हो ना, ताकि तुम फिर सांस छोड़ो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए, राइट। तो CO2 को डालना चाहते हो बाहर की तरफ, है ना। तो CO2 किस किस फॉर्म में आ रही थी पीछे देखो, जो तुमने रिएक्शन बनाया आरबीसी और प्लाज्मा के अंदर। और मेरे को बताओ कैसे CO2 को बाहर निकालोगे, क्योंकि CO2 तो अकेली पड़ी ही नहीं है, या तो हीमोग्लोबिन से कंबाइन है, या फिर वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में थी, या फिर NaHCO3 की फॉर्म में थी। तो कैसे उस रिएक्शन को रिवर्स करोगे? यू हैव 2 मिनट्स, फिगर आउट करके यहाँ केमिकल रिएक्शन लिखो, पीछे वाले केमिकल रिएक्शन की मदद लो। केमिकल रिएक्शंस रिवर्स होंगे अब, समझ आया करना क्या है? मैम। करो, 2 मिनट्स। फिफ्टी सेकेंड्स डन, 2 मिनट्स है। वन मिनट 20 सेकेंड। तो कौन है देख बार। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। चलो, वो ना कोई तो तुमने लिखा ही होगा। ओके जी, ठीक हो गया।
हाँ सूर्यांश करेक्ट। अब करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला रिएक्शन सूर्यांश पहला बताना, आरबीसी के अंदर CO2 कैसे प्रेजेंट था इन द फॉर्म ऑफ NaHCO3। NaHCO3 आरबीसी के अंदर नहीं था भाई, यहाँ था। ठीक है, ये प्लाज्मा में भी था, ये गलती नहीं करनी, यही गलती होगी छोटी छोटी, यहाँ नहीं था ये। सबसे पहला रिएक्शन देख, जो टिश्यू की तरफ था, सबसे पहला रिएक्शन में क्या बना था, ए वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या था, HbCO2, यही था ना प्रोडक्ट। बेटा इसको रिवर्स करो, हीमोग्लोबिन अलग करो, CO2 को अलग करो। कैसे होगा अलग, तुम कंडीशन बदलोगे। क्या कंडीशन करोगे कि इस माहौल में इन्होंने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन आएगी और ऑक्सीजन तुड़वाएगी इसे, बदला लेगी नागिन अपना। ठीक है, तुड़वा दिया इसे, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अलग हुआ, अलग होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, हाँ, पहला रिएक्शन खत्म। अब दूसरा और तीसरा रिएक्शन एक दूसरे के साथ होता है, इसलिए इस पर ध्यान देना पड़ता है। दूसरा रिएक्शन बताओ मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। है कहाँ से मतलब कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या लूं, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे बनाना क्या है, मुझे ये पता है कि मुझे बताना है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ताकि मैं कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से दफा कर सकूं। लेकिन मेरे को ये बता कि ये कैसे बनेगा। हाँ तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को अलग करके। ठीक है, ये जब अलग होंगे तो क्या मिलेगा आपको, HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब इनको कंबाइन करेंगे, हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, H2CO3। H2CO3 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 को फिर आगे चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, H2O प्लस CO2। हाँ, CO2 प्लस वाटर, राइट। तो यहाँ पे आपने इसको ऐसे रिवर्स किया, ये बात समझ आई कैसे हुआ रिवर्स। ठीक है, अब बचा लास्ट चीज, जो आपने ये रिएक्शन किया, आपने बोला HCO3 एंड H पॉजिटिव बन गया NaHCO3 से। लेकिन याद करो, ये जो H पॉजिटिव था ये भी तो ऑक्यूपाइड था, ये कहाँ ऑक्यूपाइड था, हीमोग्लोबिन। हाँ, तो ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, रिएक्शन थोड़ा सा ना यहाँ कंजेस्टेड हो गया, एक सेकंड मैं दोबारा लिख रही हूँ, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, थोती बन गई मुझसे, आरबीसी थोती। NaHCO3 इसको अलग से करते हैं। ठीक है, ये अंदर आएगा तो ये चेंज होगा HCO3 में। ठीक है, HCO3 में चेंज हुआ है, प्लस H पॉजिटिव नहीं आया अभी यहाँ से, क्योंकि H पॉजिटिव तो नीचे ऑक्यूपाइड है, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो H पॉजिटिव हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है। जब कंडीशन हो जाती है ना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया है, उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन H पॉजिटिव को छोड़ देगा। तो ये आपका H पॉजिटिव अलग हो गया और हीमोग्लोबिन अलग हो गया। अब H पॉजिटिव चला गया ऊपर कि भैया मैं वापस आ गया, अरे वो बहुत बढ़िया। तो H पॉजिटिव HCO3 एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके बनाएंगे H2CO3, और फिर वो आगे ब्रेक हो जाएगा इन द CO2 प्लस वाटर, यही होगा। और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, वो यहाँ से वापस निकल जाएगा, ये लो वापस आ गया। ठीक है जी, तो जो रिएक्शन, अगर मैं सिंपल बोलूं, जो रिएक्शन आपने पीछे किए तो उनको यहाँ पर रिवर्स कर देना और कुछ नहीं करना है। बस एक चीज याद रख लेना, जहां गलती हो जाएगी वो ये कि NaHCO3 कहाँ था, वो प्लाज्मा से निकालना है। H पॉजिटिव कहाँ था, वो हीमोग्लोबिन के साथ था, उसको वहां से निकालना है। बस ये याद रख लेना कि ये रिएक्शन बिल्कुल पीछे चलने हैं। C वाला पहले होगा, फिर B वाला होगा, ठीक है, फिर उसके बाद A वाला तो चलो अपना इंडिपेंडेंटली चल रहा है। तो BC वाले रिएक्शंस को याद रखना, क्लियर। ठीक है, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन एंगुलर में एंटर कर जाती है। दिस इज हाउ द रिएक्शन अकर। नाउ जब बाइकार्बन HCO3 अंदर आया, नेगेटिव चार्ज अंदर आ गया ना, तो या तो क्लोरीन भी आ रहा था, क्लोरीन की जरूरत तो नहीं है ना, नो। तो बेटा जब भी NH3 HCO3 अंदर आएगा तो बाहर निकाल देना किसको, क्लोरीन आएगा। तो क्लोराइड शिफ्ट उल्टी होगी ना यहाँ पे, तो इसको अपन बुलाते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्या बुलाते हैं, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। लेकिन इसको हम कभी भी हैमबर्गर फिनोमेना नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि हैमबर्गर ने पहला वाला बताया था, जब क्लोरीन
अंदर आया है, बाहर जाने का हमने बाद में डिस्कवर किया खुद से, हैमबर्गर ने नहीं बताया। सो इट इज नॉन एज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बट दिस इज नॉट नॉन एज हैमबर्गर फिनोमेना। ये बन सकता है क्वेश्चन, यहाँ फंसा सकते हैं आपको। क्लियर है? यस बहुत मैम। बढ़िया। ये वाली लाइन लिख लो, नोट लिखो सारे, और लिख लेना बेटा ऊपर प्रिया कि ये एल्विलाई में हुआ है। डन डना डन डन। हो गया? यस मैम। ओके बेटी जी, अब देखो, अब इसको कंबाइन कर सकते हैं। जो हम पीछे ये 3 रिएक्शंस कर रहे थे ना, एबीसी, जो ये एबीसी रिएक्शन है वो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, इस पेज को डाल देती हूँ मैं, ये तुमको डिस्टर्ब करेगा, अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसको यहाँ एक्सप्लेन किया है। देखो ए रिएक्शन क्या हो रहा है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से थ्योरी पढ़ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द आरबीसी एंड ब्रेक हीमोग्लोबिन O2 ग्रुप एंड फॉर्म HbCO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, HbO2 को तोड़ता है और HbCO2 को बनाता है टिश्यू के केस में। ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है ना, क्लियर हुआ सबको क्या लिखा है? यस। नेक्स्ट इज ये वाला देखेंगे, ये वाला बेटा, CO2 एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और कंबाइन कर जाता है विद वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करा और वाटर से कंबाइन कर गया। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये हुआ है और क्या बना है, टू फॉर्म H2CO3। H2CO3 बन गया। अब H2CO3 को फर्दर चेंज किया जाता है बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। तो H2CO3 चेंज हो गया बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन के अंदर। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। अब 2 चीजें होंगी, SCO3 की अपनी कहानी चलेगी, H पॉजिटिव की अपनी कहानी चलेगी। तो H पॉजिटिव कंबाइन कर जाता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से और उनको ब्रेक कराता है। हीमोग्लोबिन H पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर जाता है और हीमोग्लोबिन यहाँ पे बफर की तरह एक्ट करता है। देखो, H पॉजिटिव हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तुड़वाता है और खुद जाके हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाता है। ये बात सही है? यस मैम। अब कहानी पढ़ लेते हैं। SCO3 को सेल से बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर जाके ये सोडियम के साथ कंबाइन हो जाता है। और जब ये सोडियम के साथ बाहर निकल गया SCO3, उसी टाइम क्लोरीन अंदर एंटर कर जाता है, जिसको हैमबर्गर फिनोमेना भी कहते हैं। राइट, यही वाला रिएक्शन उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है ना? ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, इसको एक बार पढ़ लेना अगर तुमको लगे कि ये डायग्राम समझ नहीं आ रहा है। ओके, क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो अपने बंद हो गया, दो खत लगे, अपने अपनी अपनी मर्जी से बंद हो जाएगा। क्लास का टाइमिंग भाड़ में गया, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। इसका भी अपना ही है, ओपन बोर्ड का है। रुको यार, कहाँ गया? वापिस आ। ठीक है, मिल गया। रुको, दोबारा स्क्रीन शेयर करेंगे। सोचने लग जा तू बैठ के। हैं, अरे भाई संडे टेस्ट दे लिया करो। संडे टेस्ट क्यों देते तुम? दिया था। स्क्रीन दिख रही है? तूने तो क्वेश्चन ही पूछा था। यो मैम। ठीक है, देखो अब अपने पास कितने दिन बचे? एक हफ्ता। एक हफ्ते से ज्यादा है? 2 दिन खा गया मोए। 8 रख लो मैम। 8 रख लो। क्रिसमस की छुट्टी था। अच्छा। न्यू ईयर भी है। न्यू ईयर पे तो मैं कुछ कह भी नहीं रही, मैं तो खुद कह रही हूँ मैं ना काम करूंगी, तुम क्या पढ़ोगे? मैं ही नहीं पढ़ाऊंगी। तो अपने पास है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, 25 निकाल दिया हमने। 31 तो तुमने कहाँ जाना है, घर पे पड़े रहोगे, तुम्हारा क्या है? तो जा सकते है क्या बोला? जा सकते हैं? नहीं, स्कूल लाइफ में इतनी आजादी मुझे मंजूर नहीं है। जब हमें नहीं मिली, तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए, आने वाली जनरेशन को भी नहीं मिलनी चाहिए। सब सड़के मरेंगे घर पे। यो मैम। सब घर वालों के साथ बनाओ, अपने घर वालों के साथ बनाते। कमाल है तुम्हारी। अवार्ड फंक्शन देखो और खाना खाओ। तुम भी देखते हो अवार्ड फंक्शन? होता है अभी भी? यो मैम।
सबके घर ये होता है ना, अवार्ड फंक्शन चलते फिर हम कमेंट करते हैं ये सही से नहीं नाच रहा, ये सही से नहीं नाच रही, हमसे कुछ नहीं हो रहा लेकिन कमेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा लगा जान के कि जो हमारी ट्रेडिशनल तरीके है वो सभी अभी भी अपना रहे हैं। वेरी गुड। तो हमारे पास एक पूरा वीक आएगा, तो आपका जो इस वीक का टारगेट है, मैं ऐसे नहीं जाने वाली, मैं तुमको टारगेट देके जाऊंगी कंप्लीट करने का। तुम्हारा टारगेट है 11th रिवाइज करने का। रीजन बिंग 12th तो तुमने प्री बोर्ड के चक्कर में आधे बच्चों ने कर ली है, आधे बच्चों को मजबूरी में करना पड़ेगा। जैसे शुरू जैसे बच्चों का अभी कल से पेपर होगा, तो शुरू तो अभी घबराई घबराई घूम रही होगी, शायद ही आ जाई होगी, आएगा सारी भी नहीं आई ना, आई डोंट थिंक आएगी आज। तो ऐसे कुछ बच्चों का पेपर होगा तो उनका भी 12th रिवाइज हो जाएगा। तुम्हें करना है 11th रिवाइज। क्यों? क्योंकि जब जनवरी आएगा, तो बेटा जब जनवरी आता है ना, तो फरवरी कब आता है किसी को पता नहीं चलता और फरवरी तो छोटा सा ही होता है। वैसे तो फरवरी में थोड़े से दिन कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत छोटा हो जाता है, राइट। तो फरवरी में फिर तुम्हें घबराहट भी होनी स्टार्ट होगी, तुम्हारे बोर्ड्स आ जाएंगे ना, जाने लग ना, हाय बोर्ड्स लगे हैं, बोर्ड्स लगे हैं, बोर्ड्स लगे हैं, और तुम्हारे रिश्तेदार फोन करके पूछने लग जाएंगे ना, बेटे का बोर्ड्स हो गया फिर वो सोसाइटल प्रेशर आएगा, पापा की तरफ से अलग आ रहा है कि पता करो चाचा जी के बेटे कितने नंबर थे, माँ जी की बेटी के कितने नंबर थे। तो एक सोसाइटल प्रेशर है जो तुम पे फरवरी को आ जाएगा। तो तुम्हारे पास जनवरी है ना, आराम से 11th पढ़ने का, आराम से ही पढ़ोगे, फरवरी में परेशान होगे। तो 11th हमने जनवरी में पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करनी है। ये बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। और उसके लिए जितना मैंने तुमको अभी पढ़ाया वो रिवाइज करके रखना है, क्योंकि अगर वो भी मैं रिवाइज कराऊंगी फिर तो हो लिया, फिर नहीं हुआ कुछ। तो तुम्हारा टारगेट इस हफ्ते का ये जो है, कल से तुम्हारी छुट्टियां स्टार्ट है, हिप हिप हुर्रे, मुबारक हो। कल से तुम्हें 31 तक जो करना है, जो तुमने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है। उसको इतना रिवाइज करना है कि मैं तुम्हें माइकोप्लाज्मा बोलूं तो तुम्हारे दिमाग में एनसीईआरटी घुननी चाहिए। वो माइकोप्लाज्मा के पास जो बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है वो दिखना चाहिए, और माइकोप्लाज्मा तुमको नीचे लिखा हुआ दिखना चाहिए कि हाँ बोल्ड में वहां लिखा था। जब तुमको इतना रिवाइज हो जाएगी ना बायो, और ऐसी होती है बायो, मैं टीचर हूँ इसलिए नहीं बोल रही, मैं स्टूडेंट लेवल की बात कर रही हूँ, ऐसी बायो दिखने लग जाएगी तो समझ जाना नीट हो जाएगा। क्योंकि फिर नीट होने से रोक नहीं सकता ना। 300 नंबर जिस बच्चे के आगे, उसका नीट कैसे नहीं निकलेगा? निकलेगा ही ऑब्वियसली। फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ नंबर तो आएंगे ही ना, बोर्ड्स तो कर ही रहे हो, कुछ तो कर ही आओगे। तो ऐसी वाली बायो छपनी बहुत जरूरी है, बायो छपी होनी चाहिए दिमाग में, राइट। तो तुमको 11th रिवाइज करके आना है। इस हफ्ते तुम रिवाइज करके आओगे 11th, ओनली देन हम लोग जनवरी से पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म कर देंगे। तो बाय द एंड ऑफ जनवरी आपकी 11th की पूरी जूलॉजी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा पोर्शन है बायो का, 11th की पूरी जूलॉजी और पूरी 12th करके जा रहे हो। तुम 70% पेपर प्रिपेयर कर चुके हो आराम से, 70 to 75% पेपर प्रिपेयर्ड है तुम्हारा, ठीक है। तो हमारा यही टारगेट रहेगा। ये बात समझ आई, करना क्या है, ठीक है। Yes, अगर ma'am. हम बात करें कि हमको, हाँ बोल बोल, चुप हो गया बिल्कुल, आधा बोल के है। तो अब अगर हमको रिवाइज करना है तो उसके लिए एनसीईआरटी खोलो, मैं तुमको बता दूं करना क्या है रिवाइज। खोलो भाई एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर तो सबका कॉमन है, चैप्टर नंबर 1 का नाम लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड है ना। आज हम इसको एक नीट के पर्सपेक्टिव से, प्योर अब तो सिर्फ नीट के पर्सपेक्टिव से बात करूंगी मैं, तुम्हारे चले गए वो वाले दिन। देखो 3-4 महीने मेहनत कर लोगे, करियर बन जाएगा, बढ़िया है। नहीं करोगे, ड्रॉप लोगे, फिर से यही सब पढ़ना पड़ेगा, फिर खिचखिच है, और अगले बार पेपर की फिर टेंशन। क्यों तुम सिरदर्दी लेना चाहते हो? है हरीश, तुम बने ही नहीं हो इतनी सिरदर्दी लेने के लिए, तुम यही करो और बात खत्म करो, है ना। यो मैम। तो नहीं बने ना, ये कौन लेगा इतना सिरदर्दी, तुमसे नहीं होगा, हम एक ही बार ही करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे कि स्कूल के साथ निकल जाओ। स्कूल के साथ मैं बता रही हूँ, मैं मैक्सिमम बच्चे स्कूल के साथ निकलने वालों से ही मिली हूँ, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद ना बच्चे बहुत ज्यादा परेशान और डिप्रेस हो जाते हैं, उनको पढ़ाने से ज्यादा काउंसिल करना पड़ जाता है। मैं नहीं चाहती तुम इतनी मेहनत वाली स्टेज में जाओ। ऐसा नहीं क्रैक नहीं करते, क्रैक करते हैं, लेकिन ज्यादा दिक्कत होती है। किसी भी ड्रॉपर से पूछना हो तुमको ये बोलेगा स्कूल के साथ होता तो ज्यादा बेहतर था, और होता है स्कूल के साथ। तो मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारा तो स्कूल के साथ हो, तो हम पूरी कोशिश करेंगे, बिल्कुल होगा। जिनका हुआ है वो कौन से अनोखे थे, वो तो बच्चे थे। तो चैप्टर नंबर 1 खोलो, लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले क्या पढ़ा था इसमें? डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग पढ़ा था, बड़ी बेसिक बात थी। फिर हमने पढ़ा था दो चीजों का डिफरेंस पढ़ लिया था हमने। एक होता था फंडामेंटल फीचर और डिफाइनिंग फीचर।
डिफाइनिंग फीचर, ये था ना जिसमें थोड़ी मेहनत लगी थी। पे ग्रोथ को फंडामेंटल बोलूं या डिफाइनिंग बोलूं, मेटाबॉलिज्म को फंडामेंटल बोलूं डिफाइनिंग बोलूं, कम मतलब इसमें से कौन सा है जिसमें एक्सेप्शन नहीं होती और किसमें एक्सेप्शंस होती है, ये फीचर का फर्क तुम्हें पता होना चाहिए। फंडामेंटल और डिफाइनिंग वर्ड के बीच का फर्क पता होगा, एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर आगे जाओ, बदलो एनसीईआरटी। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज मिला, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का वो चार्ट मिला। Yes. हाँ, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पे तो ये तो आता है, ये तो है ये, तुमको चार्ट मिल रहा है ना, सीधा चार्ट आता है तुम्हारा, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो चार्ट्स नहीं छोड़ने। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। फिर आपको बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल बताता है ना, लैटिन में लिखना है कि टैलिन में लिखना है कि उर्दू में लिख के आओगे, बताता है ना वो तुमको, और फुल फॉर्म भी बताता है। बॉटनी का कौन देखता है, जूलॉजी का भाई साहब कौन देखते हैं, सबका अलग अलग है। नोमेनक्लेचर आ गया। लास्ट में आप करते हो टेक्सोनॉमिकल एड, याद है? टेक्सोनॉमिकल एड में आपको जो नोट्स में कराया था वो ज्यादा अच्छा है। दैट कैटलॉग होता है उसमें, की होता है उसमें, है ना, कपलेट्स आते हैं उसके अंदर, आपको उसके अंदर टेक्सॉन और टेक्सा का फर्क आता है। और हमने एक ही शीट पे, लिटरली इस एक शीट के ऊपर हमने वो सारे काम कर लिए थे, वो सारे टॉपिक टेक्सोनॉमिकल एड कवर करे थे हमने, ठीक है। हर्बेरियम वगैरह तो जनरल है, तो वैसे भी कर लोगे। जो मेन डिफरेंस आता था कैटलॉग वगैरह का, वो हमने एक ही शीट पे करा था। तो अगर टेक्सोनॉमिकल एड तक हो गया तो ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन है कि मैं ये चैप्टर करूंगी, एक बड़ा जायज क्वेश्चन है कि चैप्टर क्यों करूं। देखो इस चैप्टर से कभी कभार क्वेश्चन नहीं भी आता, ठीक है, और आता है तो एक क्वेश्चन आ जाता है। नाउ द पॉइंट इज कि आपके एनसीईआरटी से बहुत चैप्टर कट गए हैं, चांसेस है कि इससे एक क्वेश्चन आए, और अगर एक क्वेश्चन आ रहा है इससे तो कितने मार्क्स का हुआ ये? 4 मार्क्स। 4. Not a bad deal to study this chapter for 4 marks because this chapter is not lengthy. ये लेंदी नहीं है, ये वो चैप्टर है जिसको तुम 2 घंटे में एनसीईआरटी पढ़ के, नोट्स पढ़ के, क्वेश्चन करके निपटा सकते हो, क्योंकि ज्यादा पीवाईक्यूज है भी नहीं इसके, राइट। तो अगर 2 घंटे में तुम्हारे 4 नंबर इंश्योर हो रहे हो तो क्यों छोड़ना चाहते हो यार, छोटा सा तो है। और कहीं किसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इसकी कोई स्टेटमेंट फंस गई ना, तो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन भी खराब करा देगा ये। नीट आजकल ये बहुत करता है, एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर में डाल देता है। मतलब कि अगर तू वो चैप्टर नहीं करके आया था ना, ले इस चैप्टर का क्वेश्चन भी जाएगा, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसे करना है, ठीक है। ये मैम छोटू सा बेबी है ये चैप्टर्स का, इसको करके जाना है सबने, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर, ठीक है जी। चलते हैं आगे, चलते हैं। सेकंड चैप्टर किस चीज का? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब ये थोड़ा सा तो दर्द देता है ना, थोड़ा सा तो दर्द देता है ये हमें, है ना। दोस्तियां होती है ना, दिल दुखा के जाती है, ये वो दोस्तियां तो दिल दुखाती है थोड़ा सा। चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम बायोलॉजिकल किसने बोला था कोई दोस्ती दिल नहीं दुखाती? तुम जाओ, थोड़े बड़े हो, समझ आएगा तुमको। लॉजिकल नो, ये कैसे छोटा हो गया, पूरा करना था छोटू हमें, ठीक है। चलो यार इसको करते हैं, खोलो पेज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, पुरानी बुक में पेज नंबर 16 और नई वाली में 16. 10. बेटा नई पुरानी दोनों में 16 है, अच्छा 10 है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर, जब हमने करा था तो हमने करे थे साइंटिस्ट के नाम, याद तुमको? हमने करा था पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें प्लांट एनिमल को अलग अलग करा, लेकिन किंगडम नहीं बनाए। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने किंगडम क्लासिफिकेशन की। मैं तुमको नाम नहीं बोल रही सबके, तुम्हें याद है वैसे अरिस्टोटल और लिनियस की बात कर रही हूँ, पर तुम जब पढ़ोगे मैं चाहती हूँ कि तुम रिकॉल करो हमने ऐसा कुछ किया था, ठीक है। ज्यादा स्पेसिफिक बोलूंगी तो भाग जाओगे। फिर हमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम पढ़े थे। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हमने इस चैप्टर में पढ़ा। फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम पढ़ा। तो पहले साइंटिस्ट का नाम आ गया, राइट। साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट थे, एक क्वेश्चन तो यहीं से निकल गया, तो ये एक क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन के जितना 4 नंबर का ये टॉपिक है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे तुम्हें वो डायग्राम मिला होगा ना, 5 किंगडम वाला चार्ट। इसको मैं अलग से टॉपिक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस चार्ट से बहुत से क्वेश्चन हो जाते हैं यार। इस अकेले चार्ट से बहुत से क्वेश्चन निकलते हैं। प्रोटिस्टा और मोनेरा के बीच का फर्क इस चार्ट से पता चल जाता है कि दोनों के दोनों में फर्क ये है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है और एक यूकैरियोटिक सेल है। और दोनों के बीच की सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। सॉरी, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों यूनिसेल्युलर होते हैं, राइट। तो अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं, और ये चार्ट आपको लेबल होने के लिए भी आ सकता है। तो ये भी तो 4 मार्क का हुआ ना। थर्ड पे आओ। अब जो स्टार्टिंग के 2 पेज है,
ये चार्ट के नीचे वाला पेज और किंगडम मोनीरा से पहले पेज दिख रहे हैं तुमको? तो स्टार्ट 2 पेजेस बिफोर मोनीरा। इससे आपको, अगर आपने देखा होगा, एनसीईआरटी अंडरलाइन करवाई थी तुमने, करी थी अंडरलाइन, सीधे सीधे पी बाई क्यूज आए हैं। तो ये भी तो इम्पोर्टेंट हुआ ना, 4 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से भी निकला है। तो अगर तुम देखो, अगर तुम इस चैप्टर को, लेट से तुम किसी दिन बैठे हो, यार कभी कभी नहीं होता पूरा चैप्टर, बात ये नहीं है कि तुम पढ़ने के हिसाब से नहीं बैठे थे, डाउट है? अच्छा, बात ये नहीं कि तुम पढ़ने के हिसाब से नहीं बैठे थे, बात सिर्फ इतनी सी है कि कभी कभार नहीं होता, कभी कभार बस नहीं हो पाता यार, फोकस नहीं बैठता। तो अगर तेरा फोकस नहीं भी बैठा तो तू उठने से पहले इतना तो कर ही सकता है ना कि मेरा नहीं मन कर रहा पढ़ने का, लेकिन मैं चलो एक बार साइंटिस्ट का नाम ही दिख जाता हूँ। तो जब तुम ऐसा चार्ट बनाओगे तो तुमको रियलाइज होगा कि कभी कभार चैप्टर पूरा करते करते अगर थक रहे हो तो तुम कुछ टॉपिक छोड़ सकते हो। हम कहते हैं टॉपिक वाइज पढ़ो, दिस इज हाउ यू स्टडी टॉपिक वाइज फॉर नीट। आप एनसीईआरटी को डिवाइड करते हो, तो साइंटिस्ट का नाम पढ़ लिया तो उन्हें किंगडम चार्ट पढ़ लिया, तो कुछ तो पढ़ लिया ना चैप्टर में, खाली याद तो नहीं उठाना, समझ आई? दिस इज हाउ यू डिवाइड। अब आते हैं हम लोग जहां से तुम्हारे आंखों से थोड़े आंसू निकलेंगे, दैट इज किंगडम मोनीरा। यहाँ दर्द होना स्टार्ट होता है ना दिल में थोड़ा थोड़ा, हार्ट अटैक तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है ना? मैम। तो किंगडम मोनीरा को कितने ग्रुप में डिवाइड किया था बेटा? दे एनसीईआरटी से देख के बता कितने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है भाई, लिखा तो हुआ है 2 ग्रुप। 2। हाँ, आरके बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आरके बैक्टीरिया वही जो सबसे पुराने वाले बुजुर्ग बैक्टीरिया थे, मेन फर्क इनके बीच में पेप्टिडोग्लाइकन का होता है और तो कुछ होता भी नहीं है। यू बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आते हैं, यू बैक्टीरिया प्लांट के साथ ज्यादा समझ में आता है, आई एग्री। लेकिन मान लो वो बहुत अच्छे से नहीं आता, जितनी एनसीईआरटी में लाइनें ही कितनी है, पर पलट के तो देख, आरके बैक्टीरिया का ये इतना सा पैरा है, इतना सा पैरा तो तुम घोट के पी जाओ, इतना छोटू सा है। अब इसके अंदर तुमको 2 डायग्राम दिख रहे होंगे, एक तुमको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर का, मैं डायग्राम की बात करूं तो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको बैक्टीरिया की? यस मैम। पेज नंबर 18। और नई वाली बुक में अपने पास है 12। और तुमको एक डायग्राम दिख रहा है नॉस्टॉक का, ये मैम पेज नंबर 19। 13 and 13। अगर तुम इतना भी कर लो, तुम्हारा आज मन नहीं कर रहा चुपटे करने का, अगर तुम सिर्फ डायग्राम भी करो तो इस डायग्राम से भी 4 मार्क का क्वेश्चन आया है लेबलिंग पे, इस डायग्राम पे भी 4 मार्क का क्वेश्चन आया है लेबलिंग पे, और तुम्हारे संडे टेस्ट में भी आया हुआ है, 2 बार तो आया है ये क्वेश्चन। तो ये भी तो तुमने 4 नंबर का क्वेश्चन किया ना, इतने पार्ट से हुआ ना, तो इतना तो कर ही सकते हो, ये बहुत ज्यादा नहीं था। तो अगर तुम तोड़ोगे ना चैप्टर तो यू विल रियलाइज कि 4 नंबर बहुत ज्यादा आराम से डिस्ट्रीब्यूटेड है और विजिबल है, तुमको वो समझना है एक बार हिम्मत करके कि तुम पढ़ क्या रहे हो। नेक्स्ट पेज पे जाओ तो बोल्ड में लिखा हुआ तुमको दिख रहा है माइकोप्लाज्मा। हर बार दे आस्क, किसी ना किसी पेपर में माइकोप्लाज्मा जरूर आता है, जब भी कोई 12th के पेपर होते हैं ना, नर्सिंग या कॉलेजेस के एग्जाम्स होते हैं, माइकोप्लाज्मा दे आस्क बिकॉज इट्स अ यूनिक थिंग इन एनसीईआरटी मेंशन है ये। सो वहां से क्वेश्चन बन गया। तो तुम्हारा मोनीरा के अंदर अगर तुमने डिवाइड किया तो ज्यादा पढ़ने को बचा नहीं। इफ यू थिंक अबाउट इट लाइक दिस, उसको तोड़ के देखो, किंगडम प्रोटिस्टा पे आओ, यहाँ पे भी मौत आएगी। किंगडम प्रोटिस्टा पे आए तो किंगडम प्रोटिस्टा को हमने डिवाइड किया था, अभी देखो डिवीजन तुमको कैसे याद आएगी, डिवीजन का मतलब क्या होता है। किंगडम प्रोटिस्टा में सबसे पहले डिवीजन किसकी थी, क्या नाम था उस भाई का, देख के बता? क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स वो जो रोते रहते थे, क्राई रहते थे, क्राई करते रहते है ना, रोने वाले। क्राइसोफाइट्स के बाद कौन आते थे? डायनोफ्लैजिलेट। तो रोने वाले के बाद वो आते थे जिनके पास 2 फ्लैजिला है ना, 2 फ्लैजिला वाले, राइट। उसके बाद वो आते थे, अब ये दोनों जो थे ये दोनों अपना खाना खुद बनाते थे ना, क्राइसोफाइट डायनोफ्लैजिलेट, तो ऑटोट्रॉफ थे। तो जिसने ऑटोट्रॉफ बोला था सही बोला था तुमने, गलत नहीं बोला था, बस मैं रिवीजन किसी और तरीके से करा रही थी। थर्ड कौन सा आता है? यूग्लिनोइड्स जो थे, यूग्लिनोइड्स वो थे जो मिक्स थे, ऑटोट्रॉफिक भी थे और हेटरोट्रॉफिक भी थे, मिक्सोट्रॉफिक होते हैं ना ये यूनिक फीचर था। अब आते हैं चिकने चिकने से, दैट इज स्लाइमोल्स। और नेक्स्ट प्रोटोजोआ, राइट। तो अगर मैं इसको याद करूं तो मेरे को याद है कि ये जो है ना स्टार्टिंग के 2 ये ऑटोट्रॉफ्स है, ये लास्ट वाले हेटरोट्रॉफ्स है, बीच वाले मिक्सोट्रॉफिक जो खाना खुद भी बनाते हैं और बना बनाया खाना भी खा लेते हैं। ये चिकने चिकने वाले होते थे। प्रोटोजोन में मैं ज्यादा बीमारी वाले करते थे, याद है, स्लीपिंग सिकनेस,
और मलेरिया, हम सब ने पूरा मलेरिया पढ़ा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, प्रोटोजोआ तो कुछ भी नहीं है ना। डायनोफ्लैजिलेट, इसमें 2 फ्लैजिला होते थे, कैसा होता था, कैसा होता था। क्राइसोफाइट्स, इसके अंदर ही तो हम पढ़ते हैं, वो जो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन होते हैं। अगर अब तुमने इतना भी सोचा और तुम्हें कुछ भी याद आया है, दैट मीन्स तुम्हें कुछ तो तुम्हारे दिमाग में कहीं बैठा है ना, कुछ तो चीजें तो रिकॉर्ड। दिस इज हाउ यू रिवाइज। तुम जब तक उठाओगे नहीं किताब, तुमको पता नहीं चलेगा तुम्हें कितना आता है। और तुम्हें आता है, यू आर गुड किड्स, अच्छे बच्चे हो। तो बोलते हो मुझे हंसी जरूर आ रही है लेकिन अच्छे बच्चे तो हो ना प्रोटिस्टा के बाद कौन सा बड़ा था? पंजा। ये तो पूछ रहा है, बता रहा है। ये क्या था? बता रहा था। तू तो ठीक है, पीछे से किसी की आवाज आई थी। पंजाए की बात करें तो पहले इसमें हमने जनरल फीचर्स पढ़े थे, ठीक है। इसके जनरल फीचर्स इंपॉर्टेंट थे। इसमें आपने माइकोराइजल एसोसिएशन और लाइकन के बारे में भी सुना होगा, पंजाए के अंदर आई। आप वायरस वाले पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं, तो जनरल फीचर्स आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया था। इसके डिवीजन में हमने जनरल फीचर पहले पढ़े थे ना, उसके बाद डिवाइड कर पाए थे। एस्कस बनाना सीखा था हमने, बेसिडियोस्पोर्स बनाने सीखे थे हमने, और कॉनिडिया बनाने सीखे थे। डायग्राम याद करना, थोड़ा थोड़ा याद आएगा, या 3 डायग्राम बनाए थे स्क्रीन पे। फिर हमने इनको भी डिवाइड किया था। किस किस में डिवाइड किया था? कोशिश करो, कॉपी देखो। फाइकोमाइसिड, एस्कोमाइसिड, बेसिडियोमाइसिड एंड ड्यूट्रोमाइसिड। भाई क्या हो गया, किसी को तो बोलने देता। फाइकोमाइसिड्स बेचारी बोली थी, उतने में तो सारा बोल दिया। फिर उसके बाद जिनमें एस्कस बनता था, एस्कोमाइसिड्स। फिर जिनमें बेसिडियोस्पोर बनते थे, दैट इज बेसिडियोमाइसिड्स। इनको इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। मशरूम किस में अंदर आते थे? बेसिडियोमाइसिड। लास्ट में ड्यूट्रोमाइसिड्स वो थे जिसमें वो ऑर्गेनिज्म थे, सारे फंजाई, जिनका सेक्सुअल फेज नहीं पता था। जैसे सेक्सुअल फेज पता चलता था, आप उसको शिफ्ट कर देते थे। तो अगर तुम्हें ये थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल है, इसलिए कम लोगों को याद रहता है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी का पॉइंट याद है ना, तो पीवाईक्यू एनसीईआरटी से निकल जाते हैं इसके, कि जो जितना डिफिकल्ट है उससे क्वेश्चन आसान आते हैं, राइट। तो अगर तुमने इतना पार्ट कर लिया है चैप्टर का, तो किसी एक दिन बैठ के फंजाई भी पढ़ोगे तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। सिर्फ नोट्स को पहले पढ़ना है। इसमें, इसके केस में एनसीईआरटी मत पहले पढ़ना, पहले पढ़ना नोट्स। फंजाई इन्होंने बहुत बिखेर रखा है, तो इसमें नोट्स मैं अभी भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रेफर ये करूंगी कि पहले आप नोट्स पढ़ो फिर एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। तो नोट्स पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ोगे, यू विल अंडरस्टैंड फंजाई। अब लास्ट पार्ट क्या है चैप्टर का? वायरस। तो वायरसेस की क्या खासियत थी? ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। हाँ, लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है। तो वायरस वाले पेज पे जाओ और वहां पे तुम मेरे को बताओ, 2 डायग्राम दिख रहे हैं? किस किस के? वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। वैसे मार मत खा लियो, वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। तो बैकोमोज़ाइक वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। तो वैगोमोज़ाइक वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। एक वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। यस, आइडेंटिफाई करने के लिए आया डायग्राम, और इनका जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिफाई करने के लिए आया। 4 मार्क का क्वेश्चन तो यार ये देख के ही हो गया। 4 मार्क का है, ये आ रखा है, मैं हवा में नहीं बोल रही, मतलब हद हो गई। देख लेना पीवाईक्यू आ रखा है ये, तो 4 मार्क तो यही हो गए सिर्फ इसको देख के। उसके बाद आपने सबसे पहले पढ़े थे वायरसेस, ठीक है, उसके साथ उसका साइंटिस्ट का नाम। फिर हम डिनर टेबल पे गए थे और वहां पर हमने पढ़ा था वायरोइड। किसने डिस्कवर किया था वायरोइड डिनर टेबल पे? डाइनर। ओपी डाइनर ने। डिनर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बैठे थे ना, वो आराम से खा रहे थे खाना। ओपी डाइनर ने डिनर करते हुए डिस्कवर किया, ऐसे याद किया था। फिर हमने करे थे प्रायॉन्स, डिजीज करते थे ये। इस डिजीज को तुम अलग से पढ़ के भी आए थे। सेफेलोपैथीज पढ़ी थी हमने, ब्रेन की कंडीशंस। तो ये तीनों थे। वायरसेस से क्वेश्चन आते हैं, राइट। इनके साइंटिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और सीधे सीधे एनसीईआरटी में जो लिखे वही क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता ये इतना, ठीक है। तो ये तीनों चीजें तुमने करी, तो तुम्हारा चैप्टर तो डन हो गया ना। इफ यू थिंक अबाउट इट, इस चैप्टर में वैरायटी बहुत है। एक तरफ वो तुमको बैक्टीरिया पढ़ा रहा है, दूसरी तरफ तुमको वायरस पढ़ा रहा है। वैरायटी बहुत है इस चैप्टर में। लेकिन अगर इस चैप्टर को तुम ऐसे डिवाइड कर लो, तो किसी तुम बैठो कि मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, अगर तुम्हारी सीटिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, तुम नहीं बैठ पाते आधे घंटे से ज्यादा, बायो नहीं पढ़ते, तो कोई बात नहीं, आधे घंटे के लिए बैठ जा, एक चीज पकड़ लेना, ये चार्ट बना ले, तो एक चीज डिसाइड कर ले क्या पढ़ूंगा आज मैं। तो आज मैं इतना पार्ट करूंगा सिर्फ, साइंटिस्ट का नाम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, स्टार्टिंग के 2 पेज, तो 3 टॉपिक कर ले, तब भी तो सक्सेस है ना।
सो यू डोंट रिवाइज कि मैं आज ना एक दिन में पूरा चैप्टर कर लूंगा, यू रिवाइज बाय द टॉपिक कि मैं इतने टॉपिक रिवाइज कर लूंगा। दिस इज हाउ प्लानिंग वर्क्स। प्लानिंग ऐसी होती है, जब आप प्लान करते हो कहीं जाने के लिए तो आप कुछ इसी तरीके से प्लान करते हो। कभी घर वालों को देखना, कहीं जाने के लिए तुम्हें स्कूल कहीं भी छोड़ने के लिए फॉर एंट्रेंस देने का टाइम आएगा जब तुम्हारा, वो ऐसे ही प्लान करेंगे। पहले वो ट्रांसपोर्ट प्लान करेंगे कि तुमको लेके कैसे जाना है, फिर वो तुम्हारे खाने का प्लान करेंगे कि वहां पर खाने का कैसे हिसाब किताब होगा, फिर वो आने का प्लान करेंगे कि वापसी कैसे आना है, फिर घर पे ये प्लान होगा कि तुमको सुबह ब्रेकफास्ट कैसे बनाना है। प्लानिंग होती है चीजों की, तो यहाँ पे तुमको प्लान करके पढ़ना है। समझ आएगी मैंने क्यों लिखवाया था? और अगर बिना रिवाइज करके तुम्हारे दिमाग में इसमें से किसी का भी आंसर आ रहा था, अगर बिना रिवाइज करके आंसर तुम्हारे दिमाग में आ रहा था, तो तुम सोचो तुम रिवाइज करोगे तो तुम कितना आराम से कर लोगे यार। ये तुम्हें आता है, ये तुम कर सकते हो। अब आता है एनिमल किंगडम, ठीक है। और तुम मानो ना मानो, इन दोनों चैप्टर से ज्यादा तुमको एनिमल किंगडम आता है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में टाइम ज्यादा लगा था ना, हमने बहुत रिवाइज किया था क्लास में, इस वजह से ही तुमको ज्यादा आता है। यू डोंट बिलीव मी तो अभी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, या तो मैं गलत है तुम गलत, तुम ही गलत, मैं तो नहीं। देख लेते हैं। बताओ अभी चैप्टर स्टार्ट कहाँ से किया था, ये क्या होगा? बताओ चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फीचर्स पढ़ लिया हाँ, था। जर्नल फीचर्स पढ़े थे हमने, है ना। तो खोलो एनिमल किंगडम, कौन सा पेज नंबर? 46 43 43 43 43 43 43 46 46। इनका 46 है, मेरा 37 है, ठीक है जी। मैम 24। मेरी नई बुक है, 24 तो नहीं है। मैम मेरी में 24 है। अबे प्लांट किंगडम है वो, प्लांट किंगडम है ना। ये मैम। हाँ, कान के अंधे प्लांट किंगडम में अभी ढूंढता फिरता पौरी भरा, फिर कहते मैडम क्या बोल रही है। जनरल फीचर में पहला फीचर, अरे एनसीईआरटी देख के बताओ, मेरे को मत देखो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा तू बोला कर, कोई और बोल रहा तो तू भी तो बोल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 4 तो लेवल थे, ज्यादा बड़े थे नहीं। अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यूनिक था अपना सेलुलर, जो था सिर्फ पॉलीमेरा। और टिश्यू लेवल पे 2 पढ़ते थे अपा, कौन से? टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा। और क्या इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड था? नेक्स्ट कौन सा फीचर? सिमेट्री। सिमिट्री। सिमिट्री कैसा डायग्राम है? यस मैम। वो है, यस मैम। दोनों डायग्राम पे बेसिस पे सिमेट्री आइडेंटिफाई करने के लिए आ रखी है। 4 मार्क का सीधा क्वेश्चन। तुम देख के बता नहीं पाओगे? कैसी बातें कर रहे हो, इंटेलिजेंट बच्चे तुम, बिल्कुल बता पाओगे। नेक्स्ट, जर्म लेयर। जर्म लेयर्स। जर्म लेयर में कितने डायग्राम? 2 डायग्राम है। ये मैम। डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक वाला। बेटा अगर तुम देखोगे तुम बता नहीं पाओगे, जहाँ पे तुम्हें मिजोग्लाई और मिजोडर्म दिखेगा तुम्हें पता नहीं चल जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या मिलेगा तुमको? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मिजोडर्म मिलेगी, तो देख के बता देगा ना कौन सी है। तो ये भी आइडेंटिफाई पे क्वेश्चन आ रखा है, इस पे आ रखा है। पीवाईक्यू निकालना, तुमको डायग्राम मिलेंगे, ठीक है। 4th, सिलोम। सिलोम की डेफिनेशन, क्योंकि भाई बच्चों को नहीं पता सिलोम क्या है, तुम्हें तो पता है ना सिलोम क्या है। बस हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हो गए। डायग्राम कितने इसके साथ? 3। हाँ, तो 3 देख के तुम पहचान सकते हो इसमें यूनिक क्या है। एसिलोमेट, सबसे पहला एसिलोमेट। प्लेटीहेल्मिन्थ्स। सूडोसिलोमेट, धोखेबाज जिसमें पाउच बने हुए थे, दैट वाज एस्केहेल्मिन्थ। और उसके बाद सारे सिलोमेट्स है। तो क्या नहीं बताया तुमने इसमें, वो तो गया यार। ये तो पूछ लेंगे तुमसे, डायग्राम आइडेंटिफाई करा लेंगे या उसका एग्जांपल पूछ लेंगे। इससे ज्यादा कुछ जनरल फीचर में यही पूछेंगे, डायग्राम या एग्जांपल, डायग्राम या एग्जांपल। नेक्स्ट, सेगमेंटेशन। 3 तो फाइलम थे सेगमेंटेशन वाले, कौन से? आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा एंड कॉर्डेट। आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा एंड कॉर्डेटा। 1000 बार कर लिया हमने ये, इतनी बार बोला है क्लास में। नहीं भी याद तो अब तो रिवाइज हो गया ना, तो ये ऐसे मुंह मत सुझा लिया करो वो भी याद नहीं है। रिवाइज हो गया, बात खत्म। इतनी सी तो थी। इस पे क्वेश्चन आता है 4 मार्क का। सेगमेंटेशन के बाद क्या है?
नोटोकॉड नोटोकॉड नोटोकॉड। नोटोकोड। अब नोटोकोड हम कॉडेड पढ़ते हैं, तब भी तो पढ़ते हैं ना, तो इसका इतना तो कुछ था नहीं। ठीक है, वो तो हम आगे कवर करते हैं। तो ये अगर तुम किसी दिन एनिमल किंगडम उठा के बैठे हो, अगर तुम इतना पार्ट भी रिवाइज करते हो, क्योंकि तुम एनिमल किंगडम पढ़ चुके हो ना, तो तुम्हें एग्जाम्पल अब समझ आ जाएंगे किस फाइलम की बात कर रहा है। इतना भी रिवाइज करते हो, तुम्हारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, क्योंकि वो पूछते तो यही है ना, या तो एग्जाम्पल दे के पूछ लेंगे कि सेल्पा में बताओ क्या क्या होता है, राइट, या तो वो सीधा पूछेंगे कौन से फाइलम में क्या है, या फिर यूनिक फीचर जैसे सूडोसिलोमेट्स कौन से होते हैं, भैया इसके एलिमेंट्स होते हैं। इतना भी रिवाइज करके जाओगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से हो गया। तो एनिमल किंगडम का बहुत बड़ा पार्ट होता है ये जर्नल फीचर्स का। इसके जर्नल फीचर काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं, क्योंकि सारे फाइलम को वो रिकॉल करा देते हैं। जर्नल फीचर हो गए, ठीक है। इसके बाद जो एनिमल किंगडम है 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ। देखो अभी तुमको ये भी याद होगा, क्योंकि हमने बहुत बार रिवाइज करा था इसको, पढ़ते पढ़ते पढ़ा कम था, रिवाइज ज्यादा हो गया था ये। एक थे हमारे नॉन कॉर्डेट्स, जिनको पढ़ने में ज्यादा टाइम लगा था, और फिर थे हमारे कॉर्डेट्स। और तुमने चार्ट बहुत बार करा था, इस वजह से तुम्हें ज्यादा याद है। कौन से पेज नंबर पे है वो चार्ट जो बार बार कर रहे थे? 49। 49 नई वाली में 40, तुम्हारे में 49, राइट। इससे तुमने बहुत सारे क्वेश्चन निकाल लिए थे। तो नॉन कॉर्डेट में सबसे पहले कौन सा? पोरिफेरा प्लेटीहेल्मिन। पोरिफेरा। क्या हो गया? देखो पीछे से किसी ने घुसा मारा है सडनली, प्लेटीहेल्मिन पे पहुंच गया। पॉरीफेरा वाटर कैनाल सिस्टम था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम था? वाटर कैनल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम। बहुत सारे छेदों को क्या बुलाते हैं, ऑस्कुलम या ऑस्टिया? ऑस्टिया। ऑस्टिया। ऑस्टिया, हाँ कुछ तो याद है। सेकंड सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, वो वेले वाले कौन से एग्जांपल था? बेला। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है बेला। बेला घूम रहा था, नाइडेरिया बेला, वो बेला घूम रहा था। ओबेलिया। 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 सिलेंट्रेटा में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं ओबेलिया। चलो कोई ना, एक चीज नहीं आती, कोई बात नहीं। सेक्सुअल फॉर्म को क्या बुलाते हैं, पोलिप या मेड्यूसी? मेड्यूसा। मेड्यूसा। पॉलिप हमारी सहेली थी, एक ही जगह बैठी रहती थी, कहीं नहीं जाती थी, तो पॉली हमारी सहेली थी। पॉली एक ही जगह बैठी रहती है, यानी सीडेंट्री, तो सेक्सुअल फॉर्म नहीं थी, एक ही जगह बैठी रहती थी। सेक्सुअल फॉर्म थी जो हम बोलते थे फ्री लिविंग होगी, राइट। चलो कोई ना, एक चीज में हटके आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? टीनोफोरा। टीनोफोरा। टीनोफोरा में बायोल्यूमिनेसेंस शो होती है। ये कॉम्प्लेक्स कितनी थी? 8 कॉम्प्लेक्स। सिलिएटेड थी। ये तो ये तो तुमको याद है। इनमें बहुत फीचर कॉमन होते हैं इन दोनों में, और पॉलीफेरा सबसे ज्यादा सिंपल वाला होगा। आगे चलते हैं। वो 3 जो एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। इसके बाद कौन सा आता है? प्लेटीहेल्मिन्स। फिर एस्केल्मिन्स। फिर एनेलिडा। इनमें बहुत कुछ ये एक जैसे दिखते हैं ना, इसलिए इनके फीचर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसमें से सिलोमेट कौन से है, ट्रू सिलोमेट? एनेलिडा। एनेलिडा। प्लेटीहेल्मिन कैसे होते हैं? एसिलोमेट। और एस्केल्मिन? स्यूडोसिलोमेट। तो इनमें ट्रांजिशन आती है, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में बॉम्बैक्स क्या होता है? बॉम्बैक्स यूजफुल होता है, इकोनॉमिकली यूजफुल होता है, या फिर हार्मफुल होता है? यूजफुल होता है। यूजफुल होता है। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का। मोलस्का का मेल फीचर क्या था कि उसके पास एक हम्प होता है और उसके बाद मस्कुलर फुट होता है, राइट। होते हैं उसके पास। मोलस्का के बाद काइनोडर्मेटा। काइनोडर्मेटा बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो उनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, और दूसरा इनका लार्वा कैसा होता है? सिमेट्री। लार्वा की सिमेट्री कैसी होती है, बायलेटरल या रेडियल? बायलेटरल बायलेटरल। और अडल्ट की रेडियल।
या 40 पेज नंबर पे जो हमारा वो चार्ट है उसमें भी नीचे लिखा हुआ है ना स्टार बना के, देखो मिला। Yes, ma'am. ये मैम इकानोडर्मल Yeah. के बाद हेमिकॉर्डेट हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेटा, राइट। हेमिकॉर्डेटा के बाद प्रोबोसिस मिलती थी हमें। तो नॉन कॉर्डेट थोड़ा याद आया, ये Yeah, ma'am. Yes, बड़ा ma'am. चैप्टर का पार्ट। अगर एक दिन में नॉन कॉर्डेट्स नहीं हो रहा तो इसको डिवाइड कर लो ना। इसको कर लो तुम पहले प्लेटी हेल्मी एस के हेल्मिस तक कर लो, फिर एस के हेल्मिन से एनिलिडा का हेमिकॉर्डेटा नेक्स्ट डे कर लो, अगर तुमको लगता है बहुत ज्यादा हो। अब कॉर्डेटा पे आओ। कॉर्डेटा तुमको याद है, वो जिनके पास क्रेनियम था और एक क्रेनियम नहीं था। जिनके पास नहीं क्रेनियम था वो प्रोटोकॉर्डेट्स थे, और जिनके पास था वो यूरोकॉर्डेट यूरोकॉर्डेट्स थे या क्रेनिएटास। जो प्रोटोकॉर्डेट्स थे उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया था, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेट सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहाँ तक मिलती थी? Larval tail. हाँ, सिर्फ लार्वल टेल में। और सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल में। तो Head to tail. यूरोकॉर्डेटा में, हाँ यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ टेल में मिलती थी, इसलिए ये हो गया था सैड। और सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल मिलती थी, इसलिए ये फ्री था और ये बैट बॉल खेलता था, तो बॉल बॉल से खेल रहा था ये। एस स्टैंड फॉर सेपिया, ए स्टैंड फॉर एस्कीडिया, डी स्टैंड फॉर डोलियोलम। Dolium. चलो, और बी बताओ मुझे। ब्रैंकियोस्टोमा। Branchiostoma. हाँ, ए स्टैंड फॉर Amphioxus. एम्फियोक्सिस, और एम्फियोक्सिस का ही दूसरा नाम है जो एल से है, दैट इज Lancelet. लैंसलेट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ तो एग्जाम्पल भी हो गए, उसका फीचर भी हो गया। तो ये तो यही खत्म हो गया यार, ये तो आज ही खत्म हो गया, इसमें तो कुछ किया ही नहीं। क्रेनिएटा आगे किसमें डिवाइड होता है बेटा? देखो एनसीईआरटी, इसका चार्ट भी, Vertebrata. इसका चार्ट कौन सा पेज नंबर? Vertebrata. पेज नंबर 56. 56, 56 पे, और नई वाले पे 47 है। मिला? और Yeah, कान से ma'am. ये मिला तुझे? हो गया ये तो। ये वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा आधे दो ग्रुप में डिवाइड हो रहे थे, दैट इज एग्नेथ एंड साइकोस्टोम एगनेथा, जिसके पास जॉ नहीं होता था, और वो जिसके पास जॉ होता था गनेस्थोस्टोमेटा। एनसीईआरटी देखो, यहाँ देखो तब भी हो जाएगा। जिसके पास जॉ नहीं होता था वो कौन सी क्लास में डिवाइडेड था? Cyclostomata. साइक्लोस्टोमेटा स्टाइकोस्टोमा है यार, स्टाइकोस्टोमा। तो अब अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो इसके अंदर मेरे को बताओ गिल स्लिट्स कितने थे पेयर? 6 to 15. 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स थे। इसके पास पेयर्ड फिन्स होते थे। Yeah, ma'am. ध्यान से देख बेटा, डायग्राम देख एनसीईआरटी का, नो मालिक मैम पेयर्ड फिन्स मिला? एब्सेंट एब्सेंट। स्केल्स होते थे बॉडी पे? नो मैम No, ma'am. नहीं, डायग्राम देख, वहां पे लेबल भी करा है। अगर नहीं किया तो नोट्स में चेक कर लियो। तो इसके पास नहीं होते थे, इसी से क्वेश्चन आता था। अब गनेस्थोस्टोमेटा को आगे दो सुपर क्लास में डिवाइड किया था, नाम क्या था? Pisces and tetrapoda. Pisces and tetrapoda. वेरी गुड, पाइसेस इज टेट्रापोडा। पाइसेस इज अ सुपर क्लास। ये क्वेश्चन बन सकता है, अगर नीट वालों का मूड खराब हुआ तो क्वेश्चन बना सकते हैं। पाइसेस आगे डिवाइड होती थी कॉन्ट्रिक्टाइस, कॉन्ड्रिक्टाइस और स्टिक्टाइस Osteocytes. कॉन्ट्रिक्टाइस जो अपनी वो थी कार्टिलेजिनस मच्छी थी, है ना, और कॉस्टिक था जो बोनी मछली थी। अब टेट्रापोडा किसमें डिवाइड होती है? Amphibian. एम्फीबिया रेप्टिलिया एव्स एंड मैमल्स एव्स एंड मैमल्स। प्लेटिपस किसमें डालूं? प्लेटिपस, ऑर्निथोरेंकस। प्लेटिपस पेरी। मैमेलिया में। बैट किसमें आता है? बीएटी बैट मैमेलियन मैमेलिया में। पेंगुइन एव्स थोड़ा सा तुम्हारा जो वीक है वो एग्जाम्पल वाला पार्ट वीक है। तो तुमको पता है कि ये जो लास्ट का पार्ट है ना, यहाँ
ये स्पेसिफिकली यहाँ पे एग्जाम्पल में फंसोगे, इस वाले में स्पेसिफिकली। इसके एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग कर लेना एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं। तो अगर तुम ओवरऑल लगाओ तो ये तुम्हारा एनिमल किंगडम है। अगर ये 3 पार्ट में डिवाइड करके उसको 3 दिन में भी डिवाइड कर दो तब भी खत्म हो जाएगा, इतना भी नहीं है कि खत्म नहीं होगा। तो समझ में आया तुमको? ये 1 हफ्ते में तुम्हें ये रिवीजन करनी है इन 2 पेजेस की। ओके ओके, सो आई विल मीट यू नेक्स्ट ईयर। आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना इस ईयर, समझ आई? अगले साल मिले।